आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, नज़र नवाज नज़ारा बदल न जाए कहीं, ज़रा सी बात है मुँह से निकल न जाए कहीं। आगे वे लिखते हैं, चले हवा तो किवाड़ों को बंद कर लेना, ये गरम राख शरारों में ढल न जाए कहीं। राजनीति में ज़रा सी बात जो नवाज बदल सकती है, नज़ारा बदल सकती है, वो बस निकल जाए तो नज़र किसी और की भी बदल सकती है। और मचान पर चढ़ने की आरज़ू दूसरों पर यकीन से पूरी करने की हो तो सीढ़ी के फिसलने का खतरा हमेशा बना रहता है। बात आज बिहार की है। नीतीश कुमार की तरफ से अपनी पार्टी में किए गए बड़े उलटफेर की है और दुष्यंत कुमार भी उसी खेल के लिहाज से आज मुझे याद आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पटना के खेल का क्लाइमेक्स हुआ। मामला दिल्ली के सपने से शुरू हुआ था और पटना की गद्दी बदलने के सीक्रेट मिशन तक गया था। समय समीकरण शह और मात के खेल के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार ने 29 दिसंबर की तारीख तय की और जगह दिल्ली, अपनी आखिरी बाजी चलने के लिए। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी हुई। तय ये हुआ कि कमान बदल दी जाएगी। बैनर पोस्टर लगे थे, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, यह नारा लिखा हुआ था। गठबंधन को अगर जीत चाहिए तो चेहरा नीतीश कुमार चाहिए। इन नारों के बीच में नीतीश कुमार की अपनी राजनीति के कई मायने तैर रहे हैं, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार सुबह तक पार्टी के जो अध्यक्ष थे ललन सिंह उनके साथ ही आए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आए जहां मीटिंग होनी थी। तय तो था कि सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक कार्यकारिणी की बैठक चलेगी और 4 बजे से परिषद की, लेकिन कार्यकारिणी 1.5 घंटे भी नहीं चल सकी और नतीजा सामने आ गया। वो ये कि ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके थे और उनकी जगह पर पार्टी ने नीतीश कुमार को कमान सौंपी, यानी कि नीतीश कुमार जेडीयू के तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ये बताते हुए हर्ष है कि सेकंड हाफ में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो फैसले करती है उसका राष्ट्रीय परिषद से अनुमोदन कराना आवश्यक होता, मैंडेटरी होता, लीगली होता। तो एक तो ये जानकारी है, विधिवत तरीके से नीतीश कुमार जी पार्टी के अध्यक्ष हो गए। एक चैप्टर क्लोज, एक नया चैप्टर शुरू। राजनीति में कब किसका चैप्टर बंद हो जाएगा और कब कहां से किसका शुरू होगा, जिंदगी जितनी असंभावित सी है उससे कहीं ज्यादा राजनीति है। नीतीश कुमार को ललन सिंह को क्यों हटाना पड़ा और ललन सिंह का पार्टी में आगे क्या होगा? ललन सिंह का पार्टी में आगे क्या होगा ये सवाल उतना अहम नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अब आगे क्या करेंगे ये समझना जरूरी है। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के इतना सस्पेंस क्यों बना था? देंगे नहीं देंगे, नीतीश कुमार किसी और को बना देंगे, अपने किसी खास सिपहसालार को बना देंगे, खुद भी बन सकते हैं। ये सारे सवाल पिछले कुछ दिनों से तैर रहे थे। और क्यों? आखिरकार ललन सिंह को वही करना पड़ा जो नीतीश चाहते थे। जेडीयू के अंदर की जो इनसाइड स्टोरी है उसको बताने से पहले नीतीश कुमार ने अब तक किन किन लोगों को पार्टी से चलता किया है ये जानना ज़रूरी है। तभी इस सवाल का जवाब आप समझ पाएंगे कि नीतीश कुमार जेडीयू के इतने ताकतवर नेता क्यों हैं कि आज तक उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सका।
जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया, नीतीश कुमार के साथ मिलकर के उन्होंने राजनीति शुरू की, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उस जॉर्ज फर्नांडिस को नीतीश कुमार ने 2007 में दरकिनार कर दिया। 2007 के बाद 2009 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को लोकसभा का टिकट नहीं दिया और जॉर्ज ने गुस्से में इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और हार गए, जय नारायण निषाद से हार गए। 2015 में जीतन राम मांझी की सीएम कुर्सी गई। कारण क्या था कि जीतन राम मांझी पर आरोप था कि बीजेपी से नज़दीकी बढ़ा रहे थे। जीतन राम मांझी सत्ता में क्यों आए? 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें नरेंद्र मोदी की तूती बोल रही थी, बिहार में भी डंका बजा और नीतीश कुमार के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें आई। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ी और अपने बेहद खासम खास और विश्वस्त जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन 9 से 10 महीने नहीं गुजरे कि नीतीश कुमार को फिर से लगने लगा कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है और गड़बड़ ये है कि जीतन राम मांझी बीजेपी से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं और उन्होंने जीतन राम मांझी को 9 महीने बाद चलता कर दिया, फिर कुर्सी पर बैठ गए। 2016 जैसे जॉर्ज फर्नांडिस को हटाने के बाद उन्होंने शरद पवार को अध्यक्ष बनाया था और जॉर्ज को दरकिनार करने के लिए नीतीश कुमार ने शरद पवार को हथियार बनाया, माफ़ कीजिए शरद यादव को। और शरद यादव जब नीतीश कुमार के रास्ते में आड़े आने लगे तो शरद यादव को धीरे धीरे नीतीश कुमार ने दरकिनार किया, बल्कि राज्यसभा में भी पार्टी का नेता शरद यादव की जगह पर उन्होंने आरसीपी सिंह को बनाया और शरद यादव से उन्होंने कुर्सी खुद अपने पास ले ली, यानी कि पार्टी के अध्यक्ष वो बन गए और आरसीपी सिंह राज्यसभा में पार्टी के नेता बन गए। 2020 में प्रशांत किशोर, 2018 में प्रशांत आए, जेडीयू में आए, उपाध्यक्ष के पद पर गए, लगातार बयानबाजी कर रहे थे, कद बढ़ रहा था, उनका वजन पार्टी के भीतर बढ़ रहा था और आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए चैलेंज हो सकते थे, यह आशंका बढ़ने लगी थी, लिहाजा उनको भी बाहर कर दिया। तो प्रशांत किशोर भी जेडीयू से बाहर गए। आज की तारीख में वो अपनी एक पार्टी बना करके बिहार में यात्राएं कर रहे हैं। 2021 में जिस आरपी सिंह को शरद यादव को हटा करके राज्यसभा में पार्टी का नेता बनाया था, उनको अपना जो अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हुआ नीतीश कुमार का शरद यादव को हटाने के बाद, तो आरसीपी सिंह को उन्होंने पार्टी की कुर्सी दे दी कि आप अध्यक्ष पद संभालिए, क्योंकि वो बहुत करीबी थे, खासम खास थे और भरपूर विश्वास उनके ऊपर था। लेकिन आरसीपी सिंह मोदी सरकार से मिलकर के केंद्र में मंत्री बन गए और नीतीश कुमार की आंखों में खटकने लगे, उनको हटाया गया। 2021 में आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटे और कार्यकारी अध्यक्ष बने ललन सिंह, और ललन सिंह अब 2023 में हटाए जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि ललन सिंह की नज़दीकियां लालू प्रसाद यादव से बढ़ गई हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के ललन सिंह, जॉर्ज, शरद यादव, जीतन राम मांझी, प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, ललन सिंह, ये तमाम नेता पार्टी में बहुत जिम्मेदार जगहों पर आए। अगर आप जीतन राम मांझी को देखें तो सरकार की कमान उन्होंने पकड़ी, लेकिन इन सब लोगों को नीतीश कुमार ने किनारे कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार के हित के आड़े आ रहे थे, या जो उनका अपना मंसूबा था पार्टी के भीतर सरकार के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखने का, वो कमज़ोर पड़ रहा था। और जो भी आदमी नीतीश कुमार के रास्ते में आया वो गया। अब आप ये बयान सुनिए। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था 7 पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए? इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री हम सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए बात थे, बोल रहे हैं। बैठिए, भूलिए गलत मत, बात बोल रहे हैं अरे महोदय। भूलिए मत।
अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। फैसले आपके और गड़बड़ी किसी और की हो जाती है। जॉर्ज फर्नांडिस फैसला आपका, गड़बड़ वो। शरद यादव फैसला आपका, गड़बड़ वो। आज ललन सिंह फैसला आपका, गड़बड़ वो। कल आरसीपी सिंह फैसला आपका, गड़बड़ वो। परसों प्रशांत किशोर फैसला आपका, गड़बड़ वो। जीतन राम मांझी फैसला आपका, गड़बड़ वो। गड़बड़ियाँ सबों में हैं, सिर्फ नीतीश कुमार में नहीं है। और नीतीश कुमार पिछले 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर मैं 9-10 महीने जीतन राम मांझी के कार्यकाल को हटा दूं तो अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को क्यों हटाया। ललन सिंह ऐसा क्या कर रहे थे कि नीतीश कुमार और पार्टी के लिए खतरा बन रहे थे। ललन सिंह का अब क्या होगा और नीतीश कुमार की राजनीति जो 2024 की होगी वो किस तरफ जाएगी। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर संजय कुमार हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आलोक मेहता जी हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। अरविंद मोहन जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं। और तीनों बिहार की राजनीति की बारीक समझ रखते हैं। वहाँ जो सियासी रग है उसके ऊपर उंगली रखे रहते हैं। आलोक जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, ललन सिंह को हटाने का बुनियादी कारण क्या रहा होगा? देखिए राणा जी, मैं दिन में भी मैंने कहा था, मेरा मानना है कि पार्टी के अध्यक्ष की कमान ललन सिंह के जरिए दूसरे लोगों से संपर्क हो, और केवल लालू जी नहीं, वैसे मुख्यमंत्री रहते हुए या प्रधानमंत्री रहते हुए जो अपने साथ काम करे या जिसको बनाए उसकी सारी नसें उनके पास होती हैं। उनके अच्छे बुरे कर्मों का पूरा कच्चा चिट्ठा पक्का चिट्ठा दोनों होता है। तो इसलिए ललन सिंह से खतरा नहीं, वो उनको हटाने पर भी वो क्या ऐसा खतरा कर सकेंगे। हाँ, कुछ लोग उनसे जो नाराज थे, और दूसरा पार्टी अध्यक्ष के नाते वो, यदि शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष हैं, यदि उद्धव ठाकरे अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उठाया गया, तो वो भी अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री हैं। नंबर 2, मैं ये कहूंगा, आगे तो और चर्चा करेंगे, लेकिन वो चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर, उनके कितनी बार उन्होंने पैतरे बदले, मैं जसवदीप गवाह हूँ। शरद यादव जी ने, लालू यादव नीतीश को पैसे दे रहे थे, मैं गाड़ी में, मैं साथ ही उनके घूम रहा था। उन दिनों में बिहार में मैं था, जब 10,000 5,000 रुपए दे करके चुनाव लड़ने की नौबत थी। ऐसी स्थिति में उनको अलग करके वो अपना प्रभाव बना रखे, सर्वाइवल फिट जिसको कह सकते हैं, इसके लिए नीतीश को तो आप श्रेय देंगे ना। उन्होंने क्या किया, वो अध्यक्ष का पद तो मैंने में भी कहा था कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी अपने हाथ में ही रखे रहे। सोनिया गांधी 20 साल रही, कभी कांग्रेस में कोई रहा, बड़े बड़े नेता मतलब नहीं रह पाए होंगे। तो अध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण, नीतीश जी उन सब सबक को सीखे हुए हैं, और इसलिए वो सत्ता भी चाहते हैं और हाथ में मोहर भी चाहते हैं जिसको ठप्पा लगा सके। अरविंद जी, सिर्फ इतनी भर बात है कि अध्यक्ष पद की जो कमान है वो अपने हाथ में नीतीश कुमार रखना चाहते हैं, ताकि फैसले बतौर मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं बिहार में ठीक है, लेकिन बाकी गठबंधन और 2024 के लिहाज से ज़रूरी फैसले भी वो कर पाएं, या फिर ललन सिंह कुछ लीक से बाहर चले गए थे? देखिए, नीतीश जी को समझना बहुत आसान नहीं है। हम सब लोग तो लगभग अब 5 दशक हो गया उनसे उनके आसपास रहते और उनके साथ काम करते भी, तो तब भी इसके बाद मैं कहूँगा कि ये फैसला इस बार का बिहार सरकार हाथ में रहे, ये तो एक ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा कुछ वो दिल्ली और देश की पॉलिटिक्स के लिए इस बार का बदलाव है। एक तो यही कि इंडिया गठबंधन में उनका सेब बढ़े, वक़्त बढ़े, चुनाव आयोग और बाकी किसी जगह झमेले हों तो अध्यक्ष की हैसियत से वही रिप्रेजेंट करे और कोई न जाए, और फिर वहाँ कंट्रोल डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं रखना पड़े, अपना जो मन करे सो करे। और इसकी एक बड़ी वजह जो है मेरे इस कहने की ये है कि प्लेटफॉर्म उन्होंने पटना की जगह दिल्ली चुना इस बार। जो भी कुछ हुआ वो दिल्ली में कराया उन्होंने, इसलिए भी क्योंकि सारे लोग आए होंगे वहाँ से, वो इसलिए ही कि दिल्ली में जो हो रहा है उसकी एक वक्त होगी। पिछले मीटिंग में, इंडिया की पिछली मीटिंग में उनको निराशा, उनको लालू जी उनके साथ उन लोगों की निराशा बहुत साफ दिखाई दे रही थी।
कि जिस तरह से नाम अचानक खड़गे का चलाया गया और फिर उस पर एक तरह की सहमति दिखी, फिर वो रोका गया, फिर वो सब चीज़ों में इनकी कोई पूछ खाछ नहीं हुई। पहली मीटिंग से ही उनको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा निराशा हो रही है। जैसे जाति का सर्वे वो चाहते थे शायद पहले, इंडिया नाम पर भी शायद उनको थोड़ी आपत्ति थी, वो बातें बहुत सामने नहीं आई हैं, लेकिन अब वो अपना कुछ ज़्यादा चलाना चाहते हैं और बिहार सरकार पे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। तो ये दो तरफा लक्ष्य है और इसी के लिए उन्होंने मेरे ख्याल ये फैसला किया। संजय जी, नीतीश कुमार 2024 के लिहाज से अपना वजन बढ़ाए रखना चाहते हैं। 4 बैठकों के बाद भी इंडिया का कन्वीनर कोई तय नहीं हुआ, जबकि उनकी नज़र उस पोस्ट पे हमेशा रही है और अब तक उनके आड़े कोई ना कोई आता रहा, चाहे ममता बनर्जी आती रही हो या फिर बाकी बैठकों में कुछ न कुछ अड़चन रही हो। क्या सिर्फ इतना ही कारण है या फिर लालू प्रसाद यादव की जो महत्वाकांक्षा है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की, उस खेल में कुछ गड़बड़ चल रहा था और उसको गड़बड़ी को ठीक करने के लिए ललन सिंह को हटाना ज़रूरी था? नहीं, जो आपने दूसरी बात कही वो बात थोड़ा ज्यादा हमें लगता है कि वो सत्यता के करीब है। ठीक है, ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष किसने बनवाया? वो नीतीश कुमार जी ने बनाया था या बनवाया था। 48 वर्षों के साथ इन दोनों के रिश्ते चल रहे थे और नीतीश कुमार के हर सियासी फैसले के साथ ललन सिंह खड़े होते थे। आखिर ऐसी कौन सी चीज आ गई, आज भी या कल भी कोई नीतीश कुमार फैसला लेते तो मुझे नहीं लगता है कि ललन सिंह की असहमति होती या ललन सिंह उनके फैसले के साथ नहीं होते। लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये है कि लालू प्रसाद जी के साथ इनकी नजदीकियां बढ़ रही थी और इन नजदीकियों को लेकर के चर्चा सार्वजनिक कि आखिर नीतीश कुमार के बनाए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीतीश कुमार जी पर काफी भरोसा करने वाले व्यक्ति आखिर लालू प्रसाद जी के इतने नजदीक क्यों होते जा रहे हैं। तो एक सवाल वहां था। जहां तक दूसरी बात आप कह रहे हैं, लालू प्रसाद जी कभी भी गठबंधन की बैठक जब भी हुई नीतीश कुमार जी के साथ खड़े नहीं दिखे। पटना की बैठक किसने आयोजित की? सूत्रधार कौन थे? पटकथा किसने लिखी? नीतीश कुमार। लेकिन सब लोगों को बाराती किसने बनाई? लालू प्रसाद जी ने। मुंबई बैठक के पहले जब लालू प्रसाद जी से पूछा गया कि भाई कन्वेनर की बात भी होगी क्या, कि कन्वेनर, वहां तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं और 3-4 राज्यों को मिला करके कोऑर्डिनेटर होंगे और उसी के आधार पर चीजें तय हो। और बल्कि राहुल के लिए तो इन्होंने यहां तक कहा कि आप मजबूती से रहिएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। दिल्ली की बैठक में तो चुप्पी लगा गई और ममता बनर्जी जी ने नाम प्रस्ताव कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने इंडोर्स कर दिया। तो जिस बात को लेकर के ललन सिंह अगर कहीं भूमिका अदा किए होंगे कि भाई चलिए इस गठबंधन में आपको हम संयोजक का पद दिलाएंगे, प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस आप होंगे, वहां पर कोई ऐसी मजबूत लोग हैं नहीं, वहां पर निराशा तो लगी होगी कि अगर कोई बात नहीं बन रही है। उधर लालू प्रसाद जी के तरफ से कहा जा रहा है कि एक दबाव बनना शुरू हुआ था नीतीश कुमार जी पर कि भाई अब तो आप पद को छोड़िए, राष्ट्रीय फलक पर आप जाइए और बिहार की जो जिम्मेवारी है वो एक युवा चेहरा तेजस्वी जी को दीजिए। इस तरह की बातें सरफेस में, इसको लेकर के भी थोड़ा सा नीतीश कुमार राजनीति में कोई भी फैसला जो है अकारण नहीं होता है और यूं नहीं है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है तभी कोई असामान्य फैसला लिया जाए, इसलिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सूत्रों के हवाले से कुछ बातें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ललन सिंह को हटाने का कारण क्या रहा है। और पत्रकार जब सूत्रों के हवाले से कहता है उसका मतलब ये होता है कि वह बात होती तो बिल्कुल सच है, बस उसके पास सबूत नहीं रहता है दिखाने की खातिर। मगर जो सोर्स होता है वो 100% सही होता है और खरा होता है। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को क्यों हटाया, कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इसके बाद फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। पिछले कुछ महीनों में, जैसे संजय जी कह रहे थे, लालू प्रसाद यादव और ललन सिंह की नज़दीकियां बढ़ी थी। इस बात की जानकारी या भनक नीतीश कुमार तक पहुंची थी, लेकिन उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया, उस पर कोई काम नहीं किया, बस वो नज़र रखे रहे कि हो क्या रहा है। एक दफ़ा हुआ ये कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की जो स्ट्रैटेजी चल रही थी अंदर खाने की, उसको लेकर के पोल खुली। वो कैसे कि ललन सिंह नीतीश कुमार के ही एक सीनियर मिनिस्टर के साथ, नीतीश के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि तेजस्वी को पीएम बना देना चाहिए, आप 18 साल रहे हैं, इससे आपका जो त्याग है, आपका कद बहुत बढ़ेगा
और तेजस्वी को हम लोग एक नई लीडरशिप दे सकते हैं। बिहार में बीजेपी को हम रोक सकते हैं, उसके बाद बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार को यहाँ कुछ दाल में काला लगा, उन्होंने ललन सिंह के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद ललन सिंह जेडीयू के भीतर एक तोड़ फोड़ करके तेजस्वी की अगुवाई में सरकार बनाने की कोशिश में लग गए। इसका कारण क्या हो सकता है? कारण ये था कि आरजेडी की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये कहा गया था कि हम आपको राज्यसभा भेज देंगे, क्योंकि मुंगेर से या कहीं और से लोकसभा चुनाव अगर ललन सिंह लड़ते हैं तो उनके जीतने की गुंजाइश इस बार बहुत कम है। उनको एक बहुत सेफ रास्ता लगा कि हम राज्यसभा जा सकते हैं और अध्यक्ष पद उनके पास पार्टी का था, इसलिए उन्होंने तोड़ फोड़ की जो गुंजाइश थी उस पर काम करना मुनासिब समझा। दल बदल कानून कहता है कि 2/3 विधायकों का टूटना बहुत ज़रूरी है। अगर पार्टी के 2/3 विधायक नहीं टूटते हैं तो फिर दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और पार्टी में विधायकों की संख्या 45, 44, 45 है। इस लिहाज से 30-31 विधायक आपको तोड़ने होंगे, उतने विधायक वो तोड़ नहीं सकते थे। 10-12 विधायकों पर वो काम चल रहा था और 10-12 विधायकों को तोड़ा जा सकता था। नियम ये है कि पार्टी का अध्यक्ष अगर कुछ विधायकों को पार्टी से बाहर कर देता है, वो उनको मेंबरशिप पार्टी से ख़त्म कर देता है, तो फिर वो विधायक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और वो कहीं जाकर किसी को भी सपोर्ट दे सकते हैं। और इस तरह सोचने का एक कारण क्या था कि जिन विधायकों को ललन सिंह निकाल सकते थे या निकालने की तैयारी कर रहे थे, उन विधायकों को विधानसभा में जगह देने की जो संभावना गुंजाइश है वो अवध बिहारी चौधरी निकाल सकते थे। अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के स्पीकर हैं और आरजेडी के नेता हैं, यानी कि जिस पार्टी के विधायकों को निकाला जाना है उस पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह हैं और विधानसभा में उन लोगों की जगह तय करना और फिर उनको किस तरफ वो हकदारी उनकी हो सकती है यह सुनिश्चित करने का काम विधानसभा अध्यक्ष का होता है और वो आरजेडी के नेता हैं। तो एक सूरत बन रही थी कि इस तरीके से नीतीश कुमार को 2025 तक झेला जाए और तेजस्वी का रास्ता रोका जाए। इससे बेहतर है कि एक कोशिश की जाए, और मैं फिर कहता हूँ ये सूत्रों के हवाले से खबर है और इस कोशिश की जानकारी जो है नीतीश कुमार को मिल गई थी। नीतीश कुमार ने उसके बाद कहा कि अब ऑपरेशन ऑन किया जाए, लेकिन ललन सिंह को भरोसे में लेकर के उनको यह बताए बगैर कि ये पूरी जानकारी हमारे पास है और हम कोई आपसे अदावत रखते हैं, बहुत पुराना रिश्ता है, विश्वास का संबंध है, इस संबंध को, दोस्ती को बना करके हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना काम निकाल सकते हैं। और ललन सिंह अगर बदल जाते हैं, बागी हो जाते हैं, तो उससे पार्टी और नीतीश कुमार के नेतृत्व दोनों को नुकसान होगा। इसलिए इसको भी बचाने और सहेजने की ज़रूरत है। इसीलिए पटना में भी नीतीश कुमार ललन सिंह के घर गए थे और दिल्ली में भी वो ललन सिंह से मिले और पार्टी हेडक्वार्टर जेडीयू का है, वहाँ एक रोज़ पहले, बैठक से एक रोज़ पहले 1 घंटे के आसपास मुलाकात दोनों की थी और संजय झा उस मुलाकात में बैठे हुए थे। संजय झा जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेता हैं और उनका संबंध ललन सिंह के साथ भी बेहतर है। तो आज जो बॉडी लैंग्वेज थी वो एक सुलह की थी। उससे ये था कि ललन सिंह न तैश में है, न तेवर में है, न तलखी कोई है, तो उनको बहुत आराम से हटा करके और एक स्मूथ स्विच ओवर नीतीश कुमार ने करा लिया है। और ये जो तस्वीर है और ये जो खबर है, कुल मिलाकर के इनसाइड स्टोरी आप इसको कह सकते हैं। अब मैं अपने मेहमानों के साथ आता हूं बात करने के लिए। आलोक जी, मोटे तौर पर एक सूरत ऐसी बताई गई और मैंने जिन लोगों से बात की वो बहुत करीबी लोग हैं, बहुत लंबे समय से काम करते रहे हैं। नीतीश कुमार 2024 में, अब फर्ज कर लीजिए कि मैं मानता हूं कि वो आरजेडी के साथ ललन सिंह की नज़दीकियों के कारण नाराज़ थे और ललन सिंह को उन्होंने कहा कि आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, तो क्या वो कोई रास्ता एनडीए की तरफ बना सकते हैं? 2024 से फिर पाला बदली हो सकती है? राणा जी, वो जैसा मैंने कहा, श्री कृष्ण ने जो दिया था मंत्र कि दूसरा दरवाजा एक खोल करके रखें, कोई एक सेकंड जिसको कह सकते हैं बैकअप प्लान होना चाहिए, उसके तहत वो। लेकिन मैं आज भी यही कहूंगा, और बहुत वैसे आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और मैं मानता हूं कि आपने बड़े अच्छे सारी जानकारियां दी हैं जो अपने आप में दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होगी। लेकिन हाँ, मेरा अभी भी मानना है कि अब वो बीजेपी में 3 महीने बाकी हैं चुनाव में, अब इस समय बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद
कोई शक नहीं है कि उसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले वो फिर से बीजेपी के साथ कहाँ रहे। उनको सॉफ्ट कॉर्नर, अमित शाह जी अभी वहां गए थे, और भी कुछ लोग यदि संघ या बीजेपी के लोग उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। लालू यादव से उनका पिंड छूटे, और लालू यादव के प्रति उन्होंने तो पहले भी मुझे भी इंटरव्यू दिए, टीवी इंटरव्यू भी दिए, जिसमें ये कहा था कि कभी भी उसके साथ नहीं जाऊंगा जीवन पर्यंत। ये 2007-8 की बात बता रहा हूं आपको। इस दृष्टि से वो बदल सकते हैं। तो ये आपकी बात सही है कि एनडीए के साथ जा सकते हैं यदि केंद्र में कमजोर सरकार, ऐसी स्थिति आई कि सहयोगी दल या बिहार की जरूरत है, तो नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। अरविंद जी, एक आंकड़ा अभी हमारे स्क्रीन पर चल रहा था कि बिहार में जो गणित है सीटों का, वो ऐसा है कि जेडीयू के बगैर 115 विधायक आरजेडी और बाकी दलों के हैं जो सरकार के भीतर हैं। तो 122 का आंकड़ा बहुमत का होता है, 5-7 विधायकों की ज़रूरत है। क्या ललन सिंह इस तरह की कोशिश किए होंगे, या अगर नहीं मान लिया, हो सकता है कि आप इसको खारिज करेंगे, इसलिए मैं अपना दूसरा सवाल भी आपके सामने रखता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार आते हैं और वो चाहें कि देश में एक महत्वपूर्ण पद उनको मिले और प्रधानमंत्री पद की रेस में जो भी नाम हो उसमें से नीतीश कुमार का भी नाम हो, तो लाजमी है कि बिहार में एक बड़ी सीट चाहेंगे जीतने के लिए, लड़ने के लिए। क्या उतनी हिस्सेदारी लालू प्रसाद यादव या लेफ्ट की पार्टीज कांग्रेस उनको दे पाएंगी? और दोनों स्थितियों को देख करके आप नीतीश कुमार क्या सोच सकते हैं, क्या फैसला कर सकते हैं, इस पर अपनी राय दीजिएगा। देखिए, कोई भी क्षेत्रीय दल अभी आज की तारीख में जो इंडिया गठबंधन में है, वो प्रधानमंत्री बनना अपने से बहुत स्वाभाविक ढंग से उसके लिए संभव नहीं है। जब भी फैसला होगा तो बड़ी पार्टी के हक में जाएगा, सीटों की गिनती होगी, तो उस हिसाब से तो कमजोर स्थिति सबकी है। आप खड़गे और राहुल को छोड़ दीजिए तो बाकी की, और वो सूरत कब बनेगी ये भी अभी कोई बहुत आसान दृश्य दिखाई नहीं दे रहा। तो अब ये ऑप्शन तो एक स्वाभाविक लगता है कि नीतीश कुमार अभी चले जाएं और फिर वो एक तरह से सरेंडर करें। मुझे नहीं लगता सरेंडर वाली स्थिति उनकी है या वो अब करने की स्थिति में है। हालांकि दोनों पलटी जो उन्होंने पिछली दफे खाए हैं वो दोनों दफे सबको चौंकाते हुए ही किया है, तो इसलिए वो स्थिति अभी मुझे नहीं दिखाई देती। तेजस्वी के लिए, लालू जी के लिए ये जरूर होगा कि जिस तरह से उनके हाथ से आती सत्ता गई है, उसमें उनको बार बार ये सालता होगा कि थोड़े से विधायक और कहीं से आ जाएं, कुछ हो जाए, हमारी सत्ता बन जाए। और अभी एक माइनॉरिटी माने अपने से कम इस वाली सरकार को चला रहे हैं, तो उनके यहाँ हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तेजस्वी का व्यवहार या लालू जी का भी व्यवहार नीतीश के प्रति कहीं ऐसा नहीं दिखा है कि इस किस्म की कटुता और बैरभाव है। अभी तक वो लोग जी, नीतीश कुमार के साथ अच्छी बात ये रही है कि पिछले 18 साल में बिहार में समीकरण ऐसे रहे हैं कि उन्होंने अपनी सहूलियत के मुताबिक फैसले लिए और गठबंधन तैयार किया, सरकार में हमेशा बने रहे, कुर्सी उनके पास रही है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ जब मुश्किल में है वो अगर आरजेडी के साथ हैं तभी आरजेडी का दबाव उनके ऊपर है कि आप मुख्यमंत्री पद तेजस्वी को दीजिए, और 2024 के लिहाज से भी आपको मनमाफिक सीटें मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी अपनी तरफ से दरवाज़ा खोलना नहीं चाहती, वो चाहती नीतीश कुमार को जितना मरना खपना है खप जाएं, बिहार में जो कुछ भी होगा अब नए सिरे से किया जाएगा, अब नई खेती की जाएगी। तो अब रास्ते दोनों तरफ से कमोबेश बंद हैं, अब वो एडजस्टमेंट में आ गए हैं। पहले कन्वीनियंस था उनके साथ, अब वो एडजस्टमेंट में आ गए हैं, और ये दोनों स्थितियाँ एक दूसरे के ठीक उलट हैं। तो नीतीश कुमार के लिए अब जो गुंजाइश दिखती है आपको, वो क्या दिखती है? देखिए, यदि आप, मेरा ख्याल है आपके पास ज्यादा सोर्स भी है और लोगों से बात करेंगे, लेकिन मेरी सूचना के हिसाब से लालू जी ने और इन दोनों ने लगभग बराबर सीटें लेना मान लिया है। अब उसमें कुछ सीटों को लेके हो सकता है अंतिम क्षणों तक, आप जानते हैं वो तो नामांकन के बाद भी विड्रॉ हो जाता है। यदि वो रहता है तो कांग्रेस को सौदेबाजी, जैसा आपका मानना है, वो कांग्रेस को बड़ा दल मानने को तैयार ही नहीं है किसी भी माने में। किसी महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कोई भी दल, जितने बड़े राज्य हैं, कोई भी उनको बड़ा दल, आप और हम मान रहे हैं कि बड़ा राष्ट्रीय दल है, भाई राष्ट्रीय दल अब नहीं रह गया है, ये कांग्रेस नहीं मानेगी। हम और आपको समझना पड़ेगा कि वो दल मानने को, ममता बनर्जी भी उसको राष्ट्रीय दल नहीं मानने को तैयार है, जो खुद कांग्रेस की उपज है। ममता बनर्जी ने एक रोज पहले यह कह दिया कि इंडिया गठबंधन
बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा, एनडीए के खिलाफ लड़ेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में मैं अकेले लड़ूंगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने भी अभी तक अपना पत्ता खोला नहीं है। बिहार में आप कह रहे हैं कि मनमाफिक तरीके से सीटों का बंटवारा हो जाए, यह भी आसान नहीं दिखता है, खासकर कांग्रेस के लिहाज से। मैं अपने दर्शकों के लिए बताता हूं कि बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम, सीपीआई, ये सारे दल हैं और 40 सीटों का बंटवारा होना है। पहले नीतीश कुमार के लिए आसान था कि वो बीजेपी के साथ सीटों का बंटवारा करके और बीजेपी अपने कोटे से साथी दलों को सीटें दे दिया करती थी। तो इस बार लालू प्रसाद यादव हैं और दबाव यह भी है कि तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। दिल्ली की जो गद्दी है और दिल्ली की राजनीति है, उस राजनीति में नीतीश कुमार के लिए मनमाफिक जगह बन भी नहीं पा रही है। तो अगर नहीं बन पा रही है तो कारण उनका पटना में बने रहना और नहीं बन पाने के चलते लालू प्रसाद यादव की बेचैनी का लगातार बढ़ना, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो लालू यादव की बेचैनी, नीतीश कुमार को सब कुछ अपने हाथ में रखना और एनडीए यानी कि बीजेपी का हर हाल पर नजर रखना, ये बिहार की सूरत है। इसमें ऊंट किस करवट बदल जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। आखिरी टेक में अरविंद जी आपसे चाहता हूं, आप बिहार के हैं, बिहार की राजनीति से रग रग से वाकिफ हैं, नीतीश कुमार को लंबे समय से जानते हैं। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, इन दोनों के साथ चलने की सूरत आपको 2024 तक नजर आती है और सरकार के चलने की बिहार की? देखिए, हम लोग कुछ चीजें भूल रहे हैं। बिहार में अभी इस गठबंधन की स्थिति बहुत कंफर्टेबल है। आपस का अगर छोड़ दीजिए तो बहुत कंफर्ट, जाति जनगणना होने के बाद, आरक्षण की सीमा बढ़ने के बाद, इतनी सारी सरकारी नौकरियां बांटने के बाद ये गठबंधन काफी कंफर्टेबल है। और चुनाव लड़ना जो आप कह रहे हैं, चुनाव लड़ना, इसके लिए अगर सीपीआई, सीपीएमएल सब कुछ साथ आते हैं तो इन लोगों के लिए सीट का बंटवारा हो सकता है थोड़ा झमेले का हो, लेकिन उसके बाद इनको सिर्फ बीजेपी से लड़ना होगा, तो वो कोई बहुत मुश्किल स्थिति नहीं है। तो मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं अभी वो ऑल इंडिया पॉलिटिक्स के लिहाज से ही कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में अपना से बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और जिस सूरत में अभी लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार है, कानून के हिसाब से लेके और मुकदमों में फंसे होने से लेके सजा होने तक, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी इस किस्म की गलती अभी करेंगे पैर पे कुल्हाड़ी मारने का। वो ये जरूर चाहेंगे कि नीतीश कुमार सेंटर की पॉलिटिक्स में चले जाएं और स्टेट खाली हो तो तेजस्वी को मिले, लेकिन इसके पहले ही ये खीर बने, उसके पहले ही खाना शुरू कर दें, ये मुझे नहीं लगता अभी तो अभी हाथ तक जल सकता है। वैसे लेकिन अरविंद जी बता का एक लॉजिक मुझे कन्विंसिंग है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का परिवार अभी कानूनी शिकंजे में फंसा हुआ है और सरकार के जरिए कुछ बड़े फैसले किए गए हैं, उसमें इस गठबंधन के चुनाव साथ लड़ने की सूरत में फायदे की गुंजाइश ज़्यादा बनती है अगर आपसी महत्वाकांक्षाओं को, निजी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर दिया जाए। तो आप दोनों ने दर्शकों के सामने बात रखी है और मुझे लगता है कि बेहतरीन तरीके से आप दोनों ने रखी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।